युद्ध को 1000 दिन पूरे हुए तो पुतिन और उनकी सेना ने यूक्रेन की धरती पर नया सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन पूर्व और दक्षिण। इसके तहत रूसी सेना जनवरी से पहले ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। पुतिन का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, रूस कीव फतेह भी करना चाह रहा है। कीव को घेरने के लिए रूसी सेना ने स्पेशल कमांडोज भेज दिए। तो सवाल यही है कि क्या जनवरी से पहले ही यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा? रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ रूसी सेना यूक्रेन में प्रलय की बरसात करने लगी है। रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन पूरी तरह से दहल रहा है। एक 1000 दिनों की जंग में किसे कितना नुकसान हुआ, किसे बढ़त मिली, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले विनाश की वो रिपोर्ट देखिए जो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के शहरों में हुआ है। कीव में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइलों की बरसात कर रही है। रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह दहल रही है। कीव में रूस की बमबारी इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पुतिन जनवरी से पहले कीव को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। इसके लिए रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में अपनी स्पेशल बटालियन भेज दी है। ये बटालियन कीव से लगते प्रांतों में जबरदस्त रक्तपात कर रही है। खेरसोन में रूसी सेना ने X-39 मिसाइल से हमला किया। अटैक में वो इमारत तबाह हो गई जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी फोर्स बेस के रूप में कर रही थी। सूमी में रूस ने इस्कंदर M मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। मिकोलेव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन रिले स्टेशन को तहस नहस कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। रूसी सेना ने भीषण हमला कर खेरसोन के नोवो अलेक्सेवका शहर पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले से हर फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेनी फोर्स के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की पहले पोक्रोवस्क गए, उसके बाद कुपियांस्क पहुंचकर जंग लड़ रहे जवानों को सम्मानित किया। जिस वक्त ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर थे उसी वक्त रूसी सेना ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को विनाश की आग में पूरी तरह से जलाना शुरू कर दिया। दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने पोर्ट सिटी ओडेसा को भी जला दिया। रूस ने ओडेसा पोर्ट पर भीषण बमबारी की जिसकी वजह से बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। रूस के हमले में एक इमारत तबाह हो गई, 8 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा घायल हैं। रूस की बमबारी इसलिए इतनी विध्वंसक हो गई है क्योंकि पुतिन और उनकी सेना न सिर्फ कीव को घेरना चाहती है बल्कि जनवरी से पहले ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है।
रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेनी धरती पर तेजी से कब्जा करती जा रही है, बल्कि कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों को खत्म भी कर रही है। इस काम में रूस की मदद कर रहे हैं उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक। क्रेमलिन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी फोर्स को खत्म करने का टास्क सौंपा है। रूस कुर्स्क में जंग के लिए हर महीने एक उत्तर कोरिया के सैनिक को 2 लाख रुपए दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रूस उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिकों को हर महीने 220 करोड़ रुपए दे रहा है। उधर बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को साफ संदेश दे दिया है कि जब तक शांति वार्ता शुरू नहीं होती, तब तक यूक्रेन कुर्स्क में जंग लड़ता रहे, कुर्स्क में जमीनी कब्जा करता रहे। बाइडेन सरकार का मानना है कि इससे बातचीत के दौरान यूक्रेन को मदद मिलेगी। जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन ने मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले 30,000 ड्रोन और 3,000 क्रूज मिसाइलें बनाएगा। अमेरिका और नेटो से हथियार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यूक्रेन स्वदेशी हथियारों से ही मोर्चा लेने की तैयारी कर रहा है। जंग को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने खतरनाक हथियारों से एक दूसरे को जख्म दिया। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया तो यूक्रेन ने अमेरिका के अटैकमस मिसाइल से धावा बोला। रूसी सेना ने स्कंदर से प्रहार किया तो यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो से तबाही मचाई। रूस ने KH-59 मिसाइलों से हमला किया तो यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से बदला लिया। रूसी सेना ने शाहेद ड्रोन से वार किया तो यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से पलटवार किया। रूस ने फैब 3000 से विस्फोट किया तो यूक्रेन ने रूस को नैसन से चोट पहुंचाई। रूस ने Tu-95 बॉम्बर से बम वर्षा की तो यूक्रेन ने F-16 से गर्जना की। रूसी एयरफोर्स ने Su-34 से तबाही मचाई तो यूक्रेन ने MiG-29 से प्रतिशोध लिया। वार पलटवार में दोनों देशों को बड़ा सैन्य नुकसान हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि उसके हमले में अब तक 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने रूस के 7 लाख से ज्यादा सैनिकों का संहार कर दिया है। एक 1000 दिन के अंदर दोनों देशों के हथियार भी बड़ी तादाद में भस्म हुए हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 648 एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 369 एयरक्राफ्ट जला दिए। युद्ध में यूक्रेन के 283 हेलीकॉप्टर खत्म हो गए तो रूस के 329 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। यूक्रेन के 19,386 टैंक जबकि रूस के 9,382 टैंक खत्म हो गए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 18,181 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद कर दिए तो यूक्रेन का दावा है कि उसके हमले में रूस के 20,632 आर्टिलरी सिस्टम समाप्त हो गए। रूस ने यूक्रेन के 36,259 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है तो यूक्रेन ने रूस के 19,111 ड्रोन को तबाह करने का ऐलान किया है। रूस के हमले में यूक्रेन के 1,490 MLRS भस्म हो गए तो यूक्रेन के हमले में रूस के 1,252 MLRS जल गए। तबाही का यह आंकड़ा 1000 दिन में हुई विध्वंसक जंग का है, लेकिन अब रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेन का बच पाना असंभव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस पर पहली बार लंबी दूरी के मिसाइल अटैक्स हुए हैं। यूक्रेन ने ATACMS से किया पहला अटैक। ब्रियांस्क पर ATACMS से हमला हुआ है। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद यह पहला हमला है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि कर दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ब्रियांस्क पर ATACMS से किस तरह से यूक्रेन ने बोला हमला।
और जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन के 6 ATACMS मिसाइल हमले अंजाम दिए गए हैं। ब्रियांस्क पर फायर की गई है अमेरिकी मिसाइल। रूस ने 5 मिसाइलें तबाह करने का दावा किया है। ये जंग का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। रूस पर ATACMS से अटैक शुरू हो गए हैं। खबर क्या है ये देखिए। यूक्रेन का लंबी दूरी की मिसाइल से हमला हुआ है। रूस के ब्रियांस्क में ATACMS से अटैक किया गया। ब्रियांस्क के काराचेव इलाके में यह हमला हुआ है। अमेरिका के 6 ATACMS से अटैक किया गया। यूक्रेन के हथियार डिपो से ब्रियांस्क में यह अटैक अंजाम दिया गया है। रूस ने 5 ATACMS को मार गिराने का दावा किया है। बड़ी बात क्या है, पहली बार रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक किया गया है और अमेरिका ने यह जो इजाजत दी थी कि यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है रूस पर हमले के लिए, उसके बाद यह रूस पर ब्रियांस्क पर पहला हमला है। और अमेरिकी फैसले के बाद रूस ने बदल दी है अपनी परमाणु नीति। जी हां, एटमी पॉलिसी में बदलाव किया गया है। पुतिन ने नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर दिए। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होने पर अब एटमी जवाब दिया जाएगा। नई नीति के बाद एटमी खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। रूस ने अपनी एटमी पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। दुनिया पर एटमी खतरा और ज्यादा बढ़ता हम देख रहे हैं। हुआ क्या है, रूस की एटमी हथियार पॉलिसी में बदलाव कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। रूस में नई न्यूक्लियर पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नई न्यूक्लियर पॉलिसी पर पुतिन ने कर दिए हैं अपने साइन। परमाणु संपन्न देश के सहयोग से अटैक संयुक्त हमला माना जाएगा। यह बड़ी बात नई पॉलिसी की। भले ही हमला करने वाला गैर परमाणु संपन्न देश ही क्यों ना हो, ये साफ तौर पर कहा गया है। ये नई पॉलिसी और इसमें बदलाव कई बड़े संकेत आने वाले वक्त के लिए दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होते ही एटमी फेज की शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन से यूक्रेन को रूसी धरती पर हमलों की छूट मिलते ही इसकी आशंका जताई गई और 18 नवंबर को यूक्रेन ने रूसी धरती पर अटैक MS मिसाइल से 6 हमले किए। इन हमलों को देखते हुए 19 नवंबर की दोपहर को पुतिन ने परमाणु नियम राज्यादेश पर हस्ताक्षर करके मुहर लगा दी। अब रूस गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश पर भी परमाणु हमले कर सकता है। नए नियमों के मुताबिक रूस यूक्रेन के मददगार देशों को भी बना सकता है निशाना। देखिए बाइडेन के एक फैसले से कैसे यूरोप परमाणु विनाश की ओर बढ़ रहा है। 17 नवंबर को ओवल ऑफिस में जैसे ही यूक्रेन को रूस धरती पर अटैकमस मिसाइलों से हमले की अनुमति दी गई, उसी दिन दुनिया के कई देशों ने घोषणा कर दी कि बाइडेन का ये कदम धरती के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। सत्रह नवंबर को अनुमति मिलते ही यूक्रेन ने रूसी धरती पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी और रिपोर्ट है कि 18 नवंबर की रात को यूक्रेन ने रूस पर अटैकमस मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। रूस से रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने उसकी धरती पर मिसाइल से हमले किए हैं। यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र में काराचेव पर हमला किया। इस हमले का टारगेट काराचेव के आर्टिलरी और मिसाइल गोदाम बना। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। रूसी सेना ने कहा है कि हमला मिसाइल से किया गया। इसीलिए यह माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली अटैकमस मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के इस हमले के बाद बाइडेन प्रशासन की आलोचना शुरू हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है
की पवित्रता के लबादे में अमेरिका ने दुष्टों का गठबंधन तैयार कर लिया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा है कि बाइडेन ने शांति के द्वार बंद कर दिए हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा है कि बाइडेन ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने का बंदोबस्त कर दिया है। युद्ध के 1000 दिन पूरे होते ही यूक्रेन ने रूसी धरती पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले के बाद क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस ने परमाणु सिद्धांतों में परिवर्तन किए हैं और इन हमलों का जवाब देने के लिए रूस को अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। परमाणु सिद्धांतों में परिवर्तन के राज्यादेश पर पुतिन ने 19 नवंबर 2024 को मोहर लगा दी है। अब रूस के परमाणु सिद्धांत क्या हैं, ये समझिए। नए नियम के मुताबिक यदि परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से गैर परमाणु शक्ति देश रूस या सहयोगियों पर हमले करेगा तो इसे साझा हमला माना जाएगा। रूस बेलारूस की संप्रभुता पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे हमले के लिए तैयार रहे। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा। रूस के दुश्मन देश अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं तो उसे भी परमाणु हमले का आधार माना जाएगा। यूक्रेन रूस पर अमेरिका की अटैक एमिस बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है। इसीलिए परमाणु सिद्धांतों में बैलिस्टिक हमले को संप्रभुता पर खतरे के तौर पर जोड़ा गया है। हालांकि रूस के रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यूक्रेन के पास बहुत बड़ी मात्रा में अटैक एमिस मिसाइलें और इसके लॉन्चर नहीं है। अटैक एमिस मिसाइल को हाइमर्स या एमएलआरएस से लॉन्च किया जाता है। एक सिस्टम में 2 मिसाइल पॉड होते हैं। ऐसे सिस्टम यूक्रेन के पास बहुत कम है। इसके साथ ही अटैक एमिस मिसाइलों की भी कमी है। रूस के रक्षा विशेषज्ञ और आर्सेनल ऑफ द फादरलैंड पत्रिका के संपादक एलेक्सी लियोनकोव ने अटैक एमिस मिसाइलों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की स्थिति पर बोलने की जरूरत नहीं है। रूसी धरती पर गिरने वाली मिसाइलें खुद इसका जवाब देंगी। यूक्रेन क्रीमिया से लेकर पश्चिमी रूस के ड्रोन ठिकाने, मिसाइल गोदाम, सैन्य बेस और एयरबेस पर अटैक एमिस मिसाइलों से हमले कर सकता है। क्योंकि बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले यूक्रेन को हर संभव मदद दी जाएगी। बाइडेन के इस बयान पर ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाले माइक वॉल्ट्ज भड़क गए हैं। माइक ने कहा है कि जिस युद्ध को ट्रंप खत्म कराने की कोशिश में है, बाइडेन के फैसले उसे और भड़का रहे हैं। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की कमान संभालेंगे और उससे पहले रूसी धरती पर हमलों की अनुमति देने से यही संकेत मिल रहे हैं कि अगले 60 दिन में युद्ध परमाणु विनाश के मुहाने तक पहुंच सकता है। रूस की ओर से महायुद्ध के संकेत भी मिलने लगे। रूस अपनी 5 मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी की क्षमता बढ़ा रहा है। 5 साइट पर सॉलिड फ्यूल रॉकेट और मिसाइल इंजन वर्कशॉप तैयार की जा रही है।
ये रूस की पर्म सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर प्रोडक्शन साइट है। 4 अक्टूबर 2024 को ली गई इस तस्वीर में नई इमारत नजर आ रही है। इसके साथ ही 2 जगह पर नई कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है। 2 इमारतों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सॉलिड प्रोपल्शन प्रोडक्शन एरिया को बढ़ाया गया है। साइट के दक्षिण में आयरन शेड लगाकर नई इमारतें बनाई गई हैं। मॉस्को की ज़ेरजिन्स्की सॉलिड प्रोपेलेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट पर नया कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई साइट के लिए इलाका साफ किया जा रहा है। कुछ इमारतों में बदलाव करके उनका साइज बढ़ाया गया है। नई इमारतें भी नजर आ रही हैं। संकेत साफ है कि रूस नेटो संगठन से लड़ने के लिए अपनी हथियार उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है। अगर सत्ता संभालने से पहले ट्रंप बाइडेन के फैसले पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू नहीं करते और यूक्रेन रूस पर बड़े हमले शुरू कर देता है तो महाविनाश की आशंकाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूक्लियर हमले को देखते हुए रूसी सेना भी अलर्ट मोड में आ गई है। रूस बढ़ाएगा कब एम मोबाइल बम शेल्टर का प्रोडक्शन। परमाणु हमले से बचने में सक्षम है कब एम मोबाइल बम शेल्टर। ये देखिए कुछ तस्वीरें रूस से सामने आई हैं। बम शेल्टर्स का प्रोडक्शन वहां बढ़ाया जा रहा है। कई नए तरह के बम शेल्टर्स रूस में बनाए जा रहे हैं। कि रूस ने कब एम मोबाइल बम शेल्टर के प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाया और इस शेल्टर की खासियत क्या है। पुतिन को डर है और इसी वजह से बॉम्ब शेल्टर्स का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। डर हमलों का। रूस बड़े पैमाने पर KUBM, जिन्हें कब एम मोबाइल बॉम्ब शेल्टर कहा जाता है, वो बनाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर मिसाइल अटैक को देखते हुए शेल्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के ATACMS मिसाइल दागने की हरी झंडी के बाद रूस ने यह फैसला किया था। कब एम शेल्टर की खासियत जो है, बॉम्ब शेल्टर की खासियत जो है, वो भी जान लीजिए। 48 घंटों तक परमाणु शॉक वेव का इस पर असर नहीं पड़ता। न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने में यह सक्षम है। शेल्टर में 54 लोगों के रहने की क्षमता है। शिपिंग कंटेनर्स की तरह इन बॉम्ब शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। और इस बीच खबर यह कि बड़ी जंग की तैयारी में है नाटो देश भी। न्यूक्लियर जंग से निपटने की तैयारी नाटो देश भी कर रहे हैं। नाटो देशों में रूस के बड़े हमलों का खौफ है। स्वीडन, फिनलैंड ने इसे लेकर बाकायदा एक बुकलेट छपवाई है। बुकलेट में हमलों से बचने के लिए गाइडलाइंस बताई गई। तो देखिए, नॉर्डिक देशों में वॉर बुकलेट छापी गई है और इन्हें बंटवाया गया है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में ये बुकलेट बांटी गई है। ये देखिए, ये जो बुकलेट है ये कुछ इस तरह की नजर आती है। इसके ऊपरी हिस्से पर लिखा है लोगों के लिए खास जानकारी। ये हेडर इसका दिया गया है। नॉर्डिक देशों में इस तरह की वॉर बुकलेट बांटी जा रही है और अपने नागरिकों को आने वाले वक्त के लिए आगाह किया जा रहा है। निचले हिस्से में इसके लिखा है अगर संकट या युद्ध आता है तो क्या करें, यह बताया गया है इस बुकलेट में। बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है और बुकलेट में आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जंग के सूरत हाल में उनको करना क्या है। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर भी दरअसल हमले का डर सता रहा है। यानी जो छोटे नाटो कंट्रीज हैं वो डरे हुए हैं। बीते साल दोनों देश नाटो में शामिल हुए थे और अब उन पर कहीं रूस का हमला ना हो जाए, ये आशंका बढ़ती नजर आ रही है। पुतिन इन दोनों देशों को रूस के लिए खतरा मानते हैं और नॉर्डिक देशों पर इस वक्त युद्ध का संकट मंडरा रहा है। डर है कि पुतिन किसी भी वक्त इन देशों के खिलाफ जंग का आगाज कर सकते हैं। दरअसल बीते 48 घंटे में बाल्टिक सागर में 2 संचार केबल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे रूस का हाथ है। इसे रूस के नॉर्डिक देशों पर हमले का पहला फेज माना जा रहा है, जिसके बाद रूस फिनलैंड की सीमा पर ब्रिटेन आर्मी पहुंच चुकी है। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब नॉर्डिक देशों तक होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। 9 देशों से घिरा ये समंदर का इलाका बहुत जल्द बारूद से सन सकता है।
यहाँ की हवाओं में बारूदी गंध घुलने की आहट सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि नॉर्डिक देशों के खिलाफ किसी भी वक्त रूस जंग छेड़ सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन आर्मी किसी भी वक्त यहां कूच कर सकती है। जंग की इन आशंकाओं की वजह बीते 48 घंटे में आई दो बड़ी खबरें हैं। नंबर 1, बाल्टिक सी में शुरू हाइब्रिड युद्ध। नंबर 2, नॉर्डिक देशों में बांटी गई जंग की बुकलेट। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने अब बाल्टिक में हाइब्रिड युद्ध शुरू कर दिया है।